दोस्तों, आपको पता है कि खमेनी की मौत हो गई। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब जनरली जब लड़ाई होती है तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अटैक करती है दुश्मन, जैसे कोई एयरफील्ड, जैसे कुछ कभी व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट दैट इज टारगेटेड, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आर टारगेटेड। तो आपने देखा होगा कि जब मिडनाइट हैमर हुआ था या राइजिंग लाइन हुआ था ऑपरेशन पिछले साल, तो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को इन्होंने एड्रेस किया था। उस समय एम कुछ और था दोस्तों, इस वक्त एम कुछ और है। पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये हुआ क्यों है भाई, इसका कारण क्या है। देखिए दोस्तों, जब लोग बात करते हैं ना कि आपने किसी बंदे के ऊपर लोग छोड़ रखे हैं कि उसको मारो, और ये बात पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है, ये इजरायली कह चुके हैं कि हम इनकी लीडरशिप को साफ कर देंगे। आज से 10-15 दिन पहले इनके बयान आए थे, ऑफिशियली आए थे, मीडिया ने कवर कराए कि साहब खमेनी को मार देंगे, इसको मार देंगे। ये क्यों, इंडिविजुअल्स को क्यों? ऐसा होता है दोस्तों कि जब कोई डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, वहां पे पावर जो होता है, ताकत जो होती है, वो आवाम के पास होती है, लोगों के पास होती है। लीडर मैटर करता है, लेकिन लीडर के जाने से चीजें रुक नहीं जाती। वहां पे लीडर गया, दूसरे लीडर को इलेक्ट किया, फिर वो जैसे तैसे देश को आगे ले जाता है। लेकिन जो ईरान का स्ट्रक्चर है, वहां पे एक खुदा है, सुप्रीम लीडर खमेनी। बाकी सारे लोग जो छोटे मोटे चुनाव लड़ते हैं, बाप वही है या था, और उसने आज तक चुनाव नहीं लड़ा। एंड ही इज द सुप्रीम लीडर। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो सबसे तगड़ी मिलिट्री यूनिट है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिपोर्ट करती है। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पेज़ेश्कियान, उसको रिपोर्ट, सारे मंत्री उसको, सारा पावर उसके पास। ऐसे में क्या होता है कि जब 8-10 लोग होते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, और वही पावर सेंटर है। पावर सेंटर आवाम नहीं है, पावर सेंटर जो है वो लोग नहीं है, पावर सेंटर वो 4-5 लोग हैं जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं। ऐसे में अगर उन 4-5 लोगों को आप लुढ़का देते हैं, आप उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। यही एम था दोस्तों यूएस का, और यही एम था इजराइल का, कि उस पावर स्ट्रक्चर को, ये 7-8-5 लोग जो हैं, उनको खत्म करो, अपने आप ढांचा ये गिर जाएगा, बाकी लोग संभाल लेंगे। अच्छा, ये हो सकता है कि हो जाए कुछ दिनों में, आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि खमेनी को मार दिया। अब बाकी जो लोग बचे हैं वो खमेनी के नीचे ही हैं। खमेनी से और कोई पावरफुल तो था नहीं, खमेनी चला गया है, बाकी लोगों को ये लोग मारने की कोशिश करेंगे। एक खतरा है दोस्तों, और अब मैं अपने वीडियो के मुद्दे पर आता हूं कि खतरा क्या है, खासतौर से भारत के लिए। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौजें भेजते हैं, दंदनाते हुए ये लोग जाते हैं वेनेजुएला, और मडूरो को उठा के ले आते हैं, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को। फिर ये कहते हैं हम तो उसको मानते ही नहीं थे, हम तो मानते ही नहीं थे उसको प्रेसिडेंट, तो हम उसको उठा के ले आए। वो ड्रग्स बेचता था, ये करता था, वो करता था। तो दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, कि वो ड्रग्स बेचता था, जब से मडूरो को उठा के लाए हैं, तब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार वेनेजुएला के ड्रग्स बेचने की या भेजने की या खरीद फरोख्त करने की एक बार बात नहीं करी उसने। आप कोई मुझे पब्लिक स्टेटमेंट दिखा दे डोनाल्ड ट्रंप का, ये बंदा रोज दिन में 250 पब्लिक स्टेटमेंट देता है, एक बात इसने करी हो ड्रग्स के मामले करी नहीं। जो भी था उसके पहले था, उसके बाद ऑयल ऑयल ऑयल, यानी कि ड्रग्स एक बहाना था। आपको वेनेजुएला पे हमला करना था, आपने कर दिया। आपको मडूरो को उठा के लाना था, आप ले आए, अब आपने वहां का तेल हड़प लिया। यही चीज ईरान के साथ होगी। मैं, ये जो रजीम है ईरान की, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ईरानी लोग मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूं ईरानी लोगों से, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी। लेकिन ये जो क्लेरिकल रजीम है, ये खमेनी शमेनी की, आई डोंट लाइक दिस पीपल वेरी मच। ये आज जाते हैं, अभी चले जाएं मेरी तरफ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें खतरा है। जो इसको हटाने का पावर वील्ड करता है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की। अमेरिका की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अमेरिका कहता है कि क्यूबा जो है, हम एक फ्रेंडली टेक ओवर कर लेंगे। क्यूबा एक देश है, क्यूबा एक सॉवरेन कंट्री है। आपको क्यूबा ना पसंद आए वो अलग बात है, आपको ना समझ में आए अलग बात है। वेनेजुएला एक मुल्क था, आप गए, आपने उसके प्रेसिडेंट को उठा के आप ले आए। कल यही काम ये लोग करेंगे क्यूबा में, उठा के ले आएंगे या मार देंगे उसको, बोलेंगे हमने कैप्चर कर लिया, लाओ। ठीक है ना दोस्तों, बात यह है कि आपको लेसन्स लेने हैं। ये जो भी एक्शन हुए हैं, 2 हो चुके हैं आपके सामने, और तीसरा क्यूबा में, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान का एक्शन सक्सेसफुली कर लेगा, वो फिर क्यूबा जाएगा। मुंह में खून लग गया ना, मडूरो को उठा के ले आए, क्या हो गया? ईरान में खमेनी को मार दिया, तख्ता पलट कर दिया, क्या हो गया? चलो एक काम करते हैं, क्यूबा चलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें फिर नवंबर का जो मिड टर्म इलेक्शन है, उसमें सुनाने को रह जाएंगी।
अब भारत को इसमें क्या करना चाहिए, वो सबसे अहम मुद्दा है दोस्तों। देखिए ऐसा होता है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, लेकिन लोग जो हैं, हो सकता है मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, दिमाग तो मुझसे ज्यादा ही है उन लोगों के पास, कि नहीं मेजर ये सब होता नहीं यार, तुम्हारी थ्योरीज बिल्कुल गड़बड़ है यार, तुम ऐसे ही बोल देते हो यार, ये तुम्हारी थ्योरी गड़बड़ है। दोस्तों साफ सीधी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यही मुहावरा जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। मैं बता रहा हूं, अगर आपके हाथ में ताकत है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। यह बात सच है, और अमेरिका इसका लिविंग प्रूफ है। ठोक दिया उसने, क्या कर लिया। आप क्या करोगे? एफआईआर दर्ज करोगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? क्या कर लोगे आप? जो इजराइल ने भी करा है वो तो अमेरिका की शय पर करा है। अमेरिका के साथ मिलकर उनकी पार्टनरशिप पे बॉम्बिंग करी है ईरान के ऊपर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, आई डू नॉट लाइक दिस ईरानियन रेजिम एट ऑल, एंड द सूनर दे गो द बेटर इट इज फॉर द वर्ल्ड। बट व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया? द लेसन्स फॉर इंडिया आर कि हम लोगों को दोस्तों दो चीजें करनी पड़ेंगी, दो चीजें हमें इमीडिएटली करनी पड़ेंगी। एक तो जो हमारा डिफेंस बजट है, आपको अपने डिफेंस को दुगना करना पड़ेगा। मैं बजट की बात कर रहा हूं। यू हैव टू डबल योर डिफेंस बजट। साफ सीधी बात है, कैपेसिटी जो है ना, और डेटरेंस, वो रेल की पटरियां होती हैं, वो साथ साथ चलती हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतनी आपकी डेटरेंस की कैपेबिलिटी होगी। जिस दिन चाइना को पता लगेगा कि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर्स भी हैं और भारत के पास ये रडार है और ये मिसाइल है, चाइना खुद ही चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। जिस दिन आपने इंटेंट और कैपेबिलिटी दोनों दिखा दी, पाकिस्तान चाइना कलूसिविटी की बात करते हैं, दोनों के दोनों चुप। ये बहुत जरूरी है। और हम लोग कभी कभी इसकी जरूरत, हम लोग क्या है कि बिट्स एंड पीसेस में, अच्छा अभी इतने रफेल खरीद लिए, कल इतने रफेल खरीद लिए, अच्छा हम लोग सोच रहे हैं कि SU-50, अरे खरीद के खत्म करो यार। अगर तुम्हें SU-57 चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब इसमें सोचना क्या है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इसमें सोच क्या रहे हो? ऐसा आपके सोचने से क्या हो जाएगा? उसके 4 पार और निकल आएंगे। अगर आपको चाहिए, क्योंकि आपका खुद का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो 10 साल के बाद, इफ एवरीथिंग गोज ऑफ वेल, अगर सब कुछ ठीक ठाक गया, तो हो सकता है कि 10 साल के बाद पहला जहाज, फिर उसके बाद उसको समय लगेगा, उसके जो स्क्वाड्रन्स बनेंगे, एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज, 20 जहाज होंगे। कितने साल लग जाएंगे 5th जनरेशन? यहां पे चाइना अपना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट दिखा चुका है लोगों को। 7-8 साल में दे विल हैव अ फ्लाइंग 6th जनरेशन फाइटर। अमेरिका का प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो आप एक ऐसी वॉलेटाइल नेबरहुड में रहते हैं वे यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी ब्लाइंड टू सच चैलेंजेस। सरकार ने बहुत काम करा है दोस्तों, और खासतौर से इस सरकार ने, जो मैंने देखा है पिछले 10 साल में, दे हैव रियली गॉन आउट ऑफ द वे, और बहुत चीजें करी हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, खासतौर से एयरफोर्स के मामले में। और सबसे बड़ी जो बात है, अगर आपको SU-57 चाहिए, तो ये हम सोच रहे हैं कि 2 स्क्वाड्रन क्यों ही खरीद रहे हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। 2 स्क्वाड्रन का करोगे क्या? 2 स्क्वाड्रन का क्या करोगे? वाई डोंट यू जस्ट से दैट वी वांट टू बाय 10 स्क्वाड्रन्स, एंड द स्टोरी ना। आप रशिया को बोलो कि हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए, 8 स्क्वाड्रन भारत में बनेंगी, 2 आप फ्लाईअवे कंडीशन में दोगे, बोलो किस तारीख को, ये लो पैसे। क्या अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डालेगा? बिल्कुल डालेगा। क्या अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल करेगा। नई बात है ये। जब आपने S-400 लिया था, अमेरिका ने सैंक्शंस की धमकी नहीं दी थी। जब आपने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे कि आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं, दिस इज ओल्ड न्यूज। अमेरिका विल कीप ऑन प्रेशराइजिंग, वो अमेरिका की आदत है। यू हैव टू फाइंड अ वे अराउंड ऑल ऑफ दिस। आपको चाहिए, देखिए रेल की पटरी है, ठीक है जी, एक तरफ आपकी कैपेसिटी है, दूसरी तरफ आपका डेटरेंस है, और ये दोनों एक साथ चलते हैं, ना आगे ना पीछे। जितनी कैपेसिटी उतना डेटरेंस। आपको अपनी कैपेसिटी ऐसे बनानी है कि भयबिन होए ना प्रीत। यह आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने बीच में कभी पहलगाम कर दिया, 26/11, ये पाकिस्तान क्यों करता है? कभी सोचा है आपने? ये चाइना जो कहता है गलवान में PP-14 पे आ गया, मैं ऐसा करूंगा, मैं अंदर आने की कोशिश करूंगा, ये चाइना क्यों करता है? कभी सोचा है आपने? कैपेसिटी, डेटरेंस। एक बार आप लोगों ने इन दोनों को, चाइना पाकिस्तान को, इंटेंट और कैपेबिलिटी दिखा दी, शांति ही शांति है। और दूसरी चीज जो भारत को करनी है दोस्तों, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट आर्मिंग अफगानिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स टाइम टू स्टार्ट आर्मिंग अफगानिस्तान विथ इमीडिएट इफेक्ट। भाड़ में गया डोनाल्ड ट्रंप जो सोचता है, हेल विथ इट, डजंट मैटर। इट्स टाइम टू स्टार्ट आर्मिंग। अगर आपको हवाई जहाज देने, हवाई जहाज दीजिए, एयर डिफेंस इक्विपमेंट देनी है दीजिए, आपको पिनाका देने हैं दीजिए, मैन पैड्स देने हैं दीजिए।
आपको आर्टिलरी गन्स देनी है, दीजिए। आपको जो साजो सामान देना है, जो हथियार देने हैं तालिबान को, अफगानिस्तान को, इंडिया शुड गो अहेड एंड सप्लाई दोस थिंग्स टू देम। गिव इट टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे की जरूरत नहीं है। वी डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम अफगानिस्तान। आप जाइए, उनको दीजिए, जैसा देना है दीजिए। दोस्तों, स्टेबल एंड अ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान इज इंडियाज बिगेस्ट बेट अगेंस्ट द शेनानिगन्स ऑफ द ISI। हम ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तानियों को अटैक करें, लेकिन जो पाकिस्तानी दंदनाते फिरते हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान के ऊपर हमला हुआ है, इसका सबसे बड़ा लेसन जो मैंने एज अ स्टूडेंट, एज अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जो मैंने सबक सीखा है, वो सीखा है कि कैपेसिटी और डेटरेंस एक साथ जाते हैं। जब आपकी कैपेसिटी ठीक होगी, आपका डेटरेंस ठीक होगा। आपको क्या लगता है ये भारत के अंदर ये सब बदमाशी करने की कोशिश नहीं करते? क्यों? जब जस्टिन ट्रूडो था प्रधानमंत्री कनाडा का, तब आपको क्या लगता है कि खालिस्तानियों को आशीर्वाद किसका था? इनको पता है कि भारत के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि आके दिल्ली में बम मार दिया। दे नो दे कांट डू दैट। तो ये अंदर ही अंदर दीमक कैसे पैदा करते हैं जो अंदर का स्ट्रक्चर को खोखला करने की कोशिश करें। मुझे याद आता है उस CRPF ऑफिसर, मैं कुछ साल पहले दोस्तों गया था दंतेवाड़ा, और मुझे उस CRPF ऑफिसर याद है, बड़ा शेरदिल, बड़ा डायनेमिक ऑफिसर। और उसने मुझे बताया, ऑफ कैमरा बताया उसने मुझे, कहते हैं कि सर यहां पे हम नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और दिल्ली में मेरे खिलाफ ये लोग केस फाइल कर देते हैं। और मुझे उस दिन इतनी बेबसी की फीलिंग हुई कि ये एक इकोसिस्टम भारत के अंदर काम कर रहा है। तो आपको अंदर का इकोसिस्टम मजबूत करना है दोस्तों, अंदर का इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि ईरान में भी यही हुआ है, ईरान में भी यही हुआ है। और ईरान में ऑन रिकॉर्ड देयर हेड ऑफ स्टेट हैज सेड दैट सो मेनी पीपल इन ईरान आर कॉम्प्रोमाइज्ड। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के लोग हैं जो कि रेजीम के क्लोज हैं, वो कितना कॉम्प्रोमाइज है। यहां पे इजरायली इंटेलिजेंस कितना ईरान के अंदर घुसा हुआ है। भारत के अंदर वैसा नहीं है, क्योंकि हर एक देश की रियलिटी अलग होती है। लेकिन भारत को भी खतरा है। यहां पे कितने ऐसे NGOs हैं भारत के अंदर, इतने कैसे दुश्मन हैं जिनका टोटल एक काम है, किस तरीके से चलो इस फाउंडेशन को कमजोर करें, इस नींव को कमजोर करें। हमें इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रांग होना है। कोई आपका दोस्त नहीं है इस दुनिया में, कोई आपका दोस्त नहीं है। यू आर सराउंडेड बाय एनिमीज, यू हैव टू फाइट। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको खुद अपनी मदद करनी है, खुद आपको पावरफुल और स्ट्रांग बनना है।